की राजधानी दिल्ली के अंदर, और हम बात कर रहे हैं किशनगंज जो DCM का जो इलाका है दिल्ली क्लॉथ मिल्स का, नई दिल्ली से। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है कि ये नाम के मोहताज नहीं है और ऐसे काम करते हैं जो कि एक अच्छा वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अच्छा वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, ये थोड़ा पैर से थोड़ा सा मायूसी सा इनका एक डिफेक्ट है और एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो मिलन बस्तियां हैं, जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ये योगेश्वरी उन इलाकों को चयन करती है जहां बहुत गरीब लोग हैं, जिन्हें सभी चीजों की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और वहाँ पिताजी भी मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी करते हैं, सारे लोग मजदूरी करते हैं, बच्चे बेसहारा की तरह अकेले रह जाते हैं। लेकिन उन बच्चों को सहारा देने के लिए योगेश्वरी हमारे बीच में, योगेश्वरी जी आपका नेशनल मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। योगेश्वरी जी, जिस तरीके से आप ये मिलन इलाकों को पकड़ते हैं, स्लम इलाकों को पकड़ती हैं, स्लम क्षेत्र को पकड़ती हैं, इन क्षेत्रों में जो अच्छे वाले जो लोग रहते हैं वो नहीं जाते हैं, तो आपके मन में ये पीड़ा कैसे आई कि मैं ऐसे क्षेत्र के अंदर उन बच्चों को थोड़ा जागृत करूं? मैं एक तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं एजुकेशन से टीचर हूँ और टीचर होने के नाते कोरोना काल के अंदर पिछले दिनों के अंदर 2 साल से हमारे बीच के अंदर जो एक बच्चों को जो पढ़ाई में एजुकेशन में जितने पीछे जा रहे हैं, वो एक दिमाग में आया कि ये बच्चे तो बिल्कुल सब भूल रहे हैं और सारा सब कुछ खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन। तो मैंने यहाँ के स्लम एरिया का सर्वेक्षण किया और यहाँ पर हमारी टीम कम से कम 6 महीने से सर्च कर रही थी और ये हमें एक इलाका मिला और यहाँ पर हम इन बच्चों को करीबन 3-4 महीने से यहाँ पर हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आके हम इनको पढ़ाते हैं और इनका इंटरेस्ट अब बहुत पैदा हो गया है। आज पेरेंट्स बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और बच्चों में उत्साह है और ये जो है मेरे सारी टीम के लोग, इन सब के एक ये भाई साहब जो है मेरा स्टूडेंट ही कह दूँगी, जो कि महरौली से आते हैं और ये सब सारे लोग अलग सुबह इनमें भी उत्साह है, बच्चों में भी पढ़ने का उत्साह है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये काम चल रहा है और बच्चों में उत्साह के साथ देखते देखते गॉड ब्लेस यू बेटा। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी न्यू ईयर सबको। आपने घर में बोला तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। आप भी आ जाओ, आप सबके लिए बनाना, उनको भी बुलाओ ना। ठीक है, हम ये इन्होंने बनाया कार्ड, देखो कितना सुंदर कार्ड बनाया है। दोनों हाथ से पकड़ो अपना कार्ड, दिखाओ आप ही बोलो, दिखाओ पढ़ो भी, उस पे क्या लिखा है, पढ़ना जरा, पढ़ के सुनाओ, पढ़ो। दिन को रात से पहले, चांद को सितारों से पहले, दिल को धड़कने से पहले और आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। अब फिर से कोरोना की गाइडलाइन आ गई है, अब देखो उसके हिसाब से क्या रहता है, लेकिन हमारा मतलब कोशिश है इनको पढ़ाने की और आगे बढ़ाने की। और बच्चे इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं अंदर से और वो हमारा इंतजार करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। योगेश्वरी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोविड की महामारी दोबारा आ गई है, हर एक कोई बचना चाहता है इससे, अपने घरों में रहना चाहते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन आप इनके बीच में आ रही हैं, आप अपनी पूरी टीम को लेकर आ रही हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको बीमारी लग जाएगी? हम कोरोना की पूरी गाइडलाइन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम सैनिटाइज़र, सोप और इनको मास्क और इनको सब कुछ चीज़ों का, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो इन्हें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि, और क्योंकि इनके घर में टीवी भी नहीं है और इनको पूरे तरीके से पता भी नहीं चलता है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि गाइडलाइन क्या है और उन्हें कैसे लगता है। हम इन्हें सैनिटाइज से हाथ करना, इनको वॉश करना, इनको सैनिटाइज यूज़ करना, मास्क वेयर करना, ये सब पहनाते बताते हैं, तो इसलिए भी हमारा आना ज़रूरी है। और इनके अगली बार मेरी क्लास लेने का मोटो शायद इनके पेरेंट्स को रहेगा, ताकि उसमें हम ये बता पाए कि बच्चों को उन्हें कोरोना का अगर पीरियड मतलब केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें बच्चों को कैसे देखना है और बच्चों को कैसे संभालना है और किस तरीके से बच्चों को ध्यान रखना है ताकि वो कोरोना महामारी से बच पाए। गरीब लोगों को के ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में सारी सेफ्टी बरतते हैं, मतलब यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से वो अपने आप को सेव कर लेते हैं,
लेकिन इनको जिनको 2 रोटी की ज़रूरत है, जिनको रोटी रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, उनके लिए कोई बीमारी जो बच्चा भूखा रोता है तो उनको काम के लिए जाना ही पड़ेगा, तो वो जाते ही हैं, तो उनके लिए महामारी वैसे भी मरेंगे, वो वैसे भी मरेंगे, तो इससे बढ़िया कि काम करके मरें। तो ऐसे लोगों को जब वो अपने हिम्मत से निकलते हैं, तो अगर हम उनको आके अगर अपनी हिम्मत से पढ़ा रहे हैं और उनके लिए काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हम अपने सारे उसका यूज़ करते हैं, बाकी जो होना है वो परमात्मा के हाथ में है, जैसा जो होना है वो होके रहे। योगेश्वरी जी, आपने सावित्रीबाई फुले का नाम पढ़ा? हाँ जी, जाना है आपने? बिल्कुल। कल उनका जन्मदिन है। जैसे आप काम कर रही हैं, उनके टाइम में भी एक प्लग बीमारी आई थी। अच्छा। और इतनी भयानक बीमारी थी, और सावित्रीबाई फुले का तो है कि आप जानते हैं कि इस भारतवर्ष की पहली प्रथम महिला थी, तो उन्होंने उस महामारी के अंदर बढ़ चढ़ के काम लिया। तो अगर मैं सीधी बात करूं कि आप उनके पद चिन्हों पे चल रही हैं, आपको जो कहीं से प्रेरणा मिली होगी, क्या प्रेरणा मिली आपको सावित्रीबाई फुले से? सावित्रीबाई फुले उस टाइम की पहली महिला जिन्होंने शिक्षा के ऊपर आगे बढ़कर काम किया, और महिलाओं को जब पढ़ने नहीं दिया जाता था तब उन्होंने काम किया। आज चलो हमारे सामने वो समस्या तो नहीं है, आज पेरेंट्स हमें भेज रहे हैं बच्चों को, तो अगर उन्होंने उस टाइम पर महामारी के अंदर बढ़ चढ़ के काम लिया है, अगर यहाँ पर गाइडलाइन के हिसाब से, और ये जो DCM बिल्डिंग वाले GM साहब है, मैं कल से बात करूँगी, और इन्होंने मुझे परमिशन दी, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूसली आएंगे, क्योंकि बच्चों का जो उत्साह है वो खत्म नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें यहाँ पे रेगुलर आना पड़ेगा और गाइड उसके साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रेरणादायक है और हमें उन्हीं के पच्चीनों पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शायद हम समाज को एक नई दिशा, मैं ये नहीं तो नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, लेकिन हर बंदा अगर अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आगे बढ़े, जैसे बच्चे मेरे साथ आज जुड़े हैं, ये बच्चे जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे और काम होता रहेगा। तो शायद मुझे बहुत ही दूर नहीं है कि जिस दिन सब बच्चे शिक्षित होंगे और अच्छे, हम जैसे कहते हैं ना कोयले में से हीरे निकलते हैं, वैसे हम इनमें से बच्चों में से हीरे निकाल के समाज को दे पाएंगे। के पास 80G 12AG सब कुछ मैंने ले रखा है, तो अगर वो इनकम टैक्स रिबेट जिनको चाहिए, अगर वो मुझे डोनेट करते हैं तो उनको 50% का रिबेट उन्हें मिल जाएगा उसके अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास पेटीएम और वो जो QR है वो सब मैंने UPI वो सब मैंने पिन वगैरह सब ले रखा है, तो बहुत इजी ट्रांजैक्शन का सिस्टम बनाया हुआ, आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, तो उसमें सारा सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है, तो वो सब चीज़ों से आप इजीली कर सकते हैं, ताकि मैं ये गारंटी, ये वादा करती हूँ कि आपका पैसा, एक एक पैसा सही जगह पर लगेगा और पूरी ट्रांजैक्शन, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक भी पैसे का मिसयूज नहीं होगा, गाइड होगा, क्योंकि आज तक मैं अपने ही पैसे लगाती आई हूँ इसमें, मैं किससे मांगती नहीं हूँ, अपने आप लोग आगे बढ़ के कुछ जो देते हैं, कभी कभी बच्चों की रिक्वायरमेंट डाल देती हूँ, उससे जो आती है डोनेशन वो आ जाती है, बट मैंने पर्सनल कभी किसी को फ़ोन करके कभी नहीं बोला। मतलब ये साईं सहारा अपना घर रजिस्टर्ड है, तो ये कितने साल से रजिस्टर्ड है और कितने साल से आप काम कर रही हैं? मेरी संस्था 8 साल से रजिस्टर्ड है, 9वीं साल लगी हुई है। 2014 में मैंने 14 अगस्त 2014 में मैंने रजिस्टर्ड करवाई थी, और मैं पहले काम कभी कभी करती थी, कम करती थी, लेकिन 2 साल से मतलब जैसे मैंने सेल्फ डिफेंस कैंप वही और मेडिकल कैंप, ये सब बहुत सारे करती रहती थी छोटे छोटे से, लेकिन कंटिन्यूसली मैं एजुकेशन और कोरोना काल के बीच में, जो पिछले साल से आपने भी लास्ट टाइम में मेरी वीडियो शूट की थी, तो तब मैं कोरोना काल के अंदर जो खाना मैंने 20-25 दिन मतलब रेगुलर बांटा था, 700-800 लोगों का खाना, उसी तरीके से उसके बाद से मैं लगातार काम कर रही हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि बच्चों पे एजुकेशन, जो बच्चे पीछे जा रहे हैं वो इस टाइम पर हमें, क्योंकि भविष्य ही बिगड़ जाएगा बच्चों का, तो हम देश समाज को देंगे क्या, देश को देंगे क्या।